बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। उम्मीद करता हूं बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने वेक्टर कैलकुलस में से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाइन इंटीग्रल जो है इसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में बेटा लाइन इंटीग्रल से रिलेटेड हमने कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस किए थे। उन क्वेश्चंस में आपने देखा कि हम लाइन इंटीग्रल जब कैलकुलेट करते थे तो लाइन इंटीग्रल जो है वो पाथ ऑफ इंटीग्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर वर्ड पाथ ऑफ इंटीग्रेशन का मैंने इस्तेमाल किया है, तो सबसे पहले यहाँ पर ये वर्ड पाथ ऑफ इंटीग्रेशन को थोड़ा सा मैं एलेबोरेट कर देता हूँ कि पाथ ऑफ इंटीग्रेशन से क्या मुराद है। देखें, फ़र्ज़ करें मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है। लाइन इंटीग्रल की जैसे कि आप डेफिनेशन जानते हैं कि लाइन इंटीग्रल में जब आप किसी कर्व के अलोंग इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, तो वो जो इंटीग्रल है आपका डेफिनेट इंटीग्रल जिसमें आप इंटीग्रेशन अलोंग दी कर्व C कर रहे हैं, ठीक है, उस इंटीग्रल को आप लाइन इंटीग्रल बोलते हैं। ठीक है, अगर अभी तक आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो मैंने इस पूरे कोर्स की जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है उसका लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर पाथ ऑफ इंटीग्रेशन की बात कर रहा था। तो मेरे पास ये दो पॉइंट्स P एंड Q हैं प्लेन में। मैं आपको कहता हूँ कि इन दोनों पॉइंट्स P और Q को आपने आपस में मिलाना है, तो आप कितने डिफरेंट वे से, कितने डिफरेंट पाथ से इनको मिला सकते हैं। तो देखें, मैं कहता हूँ फ़र्ज़ करें कि आप इन दोनों पॉइंट्स P और Q को इस कर्व, एक ये कर्व है जिसके ज़रिए आप मिला रहे हैं और इस कर्व का नाम मैं यहाँ पर रख देता हूँ C1। ठीक है, अब आप एक दूसरी कर्व मेरे पास मौजूद है जिसके ज़रिए आप इसको मिलाते हैं और वो फ़र्ज़ करें ये कर्व ऐसे है, इसका नाम मैं रख देता हूँ यहाँ पर C2। ठीक है, अब इसके अलावा आप फ़र्ज़ करें कि इन दोनों पॉइंट्स को आप इस तरह मिला देते हैं कि ये P और Q को आप एक स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं। ठीक है, और इसका नाम हम कर्व C3 रख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था पहले भी कि लाइन इंटीग्रल में हम ये जो लाइन है, लाइन अब वैसे तो आम अल्फाज कैलकुलस में जब पढ़ते हैं तो आप लाइन को लाइन बोलते हैं, उसे कर्व नहीं कहते। यहाँ पर जब वेक्टर कैलकुलस में पढ़ रहे हैं लाइन इंटीग्रल, तो लाइन को यहाँ पर हम एज अ कर्व के मीनिंग में भी ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं ये बता रहा हूँ कि ये दो पॉइंट्स मेरे पास P और Q हैं। इस दोनों पॉइंट्स को P से Q तक पहुँचने के लिए मैंने यहाँ पर तीन डिफरेंट पाथ बनाए हैं। अलोंग C1 आप मूव करके जा सकते हैं, अलोंग C2 आप मूव करके Q तक पहुंच सकते हैं, और या सीधा यहाँ पर इस लाइन के अलोंग, जिसको मैंने यहाँ पर C3 कह दिया है, उसके ज़रिए भी आप P से Q तक पहुंच सकते हैं। अब आप तीनों डिफरेंट पाथ से अगर मूव करते हैं, मैं कहता हूँ फ़र्ज़ करें आपने ये एक लाइन इंटीग्रल है A.dr। ठीक है, लास्ट लेक्चर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, उनको लाजमन देखें। वहाँ पर मैंने लाइन इंटीग्रल की जो तीन टाइप्स हैं उसके ऊपर मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। तो उन तीन टाइप्स में से ये एक टाइप है लाइन इंटीग्रल की। तो अब मैं ये बता रहा हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें आप लॉन्ग C1 मूव करते हैं, फिर आप इसी लाइन इंटीग्रल को कैलकुलेट करते हैं अलॉन्ग C2, और फिर लास्टली अगर आप अलॉन्ग C3 मूव करते हैं, तो अब यहाँ पर ये पहुँच तो आप P से Q तक ही रहे हैं, लेकिन आपके पास P से Q तक पहुँचने के जो चैनल हैं वो डिफरेंट हैं। ठीक है, आपके पास कर्व डिफरेंट हैं। तो अब ये ज़रूरी नहीं कि ये आपके पास तीनों लाइन इंटीग्रल की जो वैल्यूज़ है वो सेम आए। अब यहाँ पर ये डिफरेंट हो सकती है। अब आज के लेक्चर में मैं आपको, तो इसलिए मैंने जो प्रीवियस लेक्चर डिस्कस किए हैं उनमें आप देखेंगे कि मैंने जो थंबनेल लगाया हुआ है उस थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ है कि डिपेंडेंट ऑन पाथ ऑफ इंटीग्रेशन, कि लाइन इंटीग्रल डिपेंडेंट ऑन पाथ ऑफ इंटीग्रेशन। यानी पहले जो हमने लेक्चर डिस्कस किए थे उनमें लाइन इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है पाथ ऑफ इंटीग्रेशन के ऊपर, कि जैसा पाथ ऑफ इंटीग्रेशन होगा उसके मुताबिक लाइन इंटीग्रल की वैल्यू होगी। ठीक है, वो डिफरेंट होगी आज। लेकिन एक केस ऐसा है जिसमें आप चाहे कर्व C1 से आएँ, चाहे कर्व C2 से आएँ, चाहे कर्व C3 से आएँ, P से Q तक जब आप पहुँचेंगे, ठीक है,
तो उस सूरत में तीनों, मतलब यहाँ पर तीन कर्व है ना, तीन लाइन इंटीग्रल है, तो तीनों सूरतों में जो लाइन इंटीग्रल की वैल्यू निकलेगी वो सेम होगी, ठीक है। और ये कब पॉसिबल है, ठीक है, जब आपका जो ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन ए जो है, ठीक है, ये एक कंजर्वेटिव फील्ड हो। क्या हो? कंजर्वेटिव फील्ड हो। अब वो कंजर्वेटिव फील्ड क्या है वो ज़रा देखते हैं। तो ये मैंने लिखा हुआ है कंजर्वेटिव फील्ड, ठीक है। तो पहली बात ये आपको ज़हन में बैठ लेनी चाहिए कि आपके पास है लाइन इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो अलोंग द डिफरेंट पाथ सेम हो सकती है अगर आपका ये जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन ए है ये कंजर्वेटिव फील्ड हो, ठीक है। बात समझ आ गई कि ना आ गई? तो आज का एक्चुअली जो टॉपिक होगा वो हमारा ये टॉपिक होगा कि हमने लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना होगा, लाइन इंटीग्रल इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाथ ऑफ इंटीग्रेशन, इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाथ ऑफ इंटीग्रेशन, इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाथ ऑफ इंटीग्रेशन। यानी कि आज हम लाइन इंटीग्रल्स में वो वाले लाइन इंटीग्रल से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें आप देखेंगे कि लाइन इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो इंडिपेंडेंट है पाथ ऑफ इंटीग्रेशन से, उसमें आप किसी भी पाथ के अलोंग आए आंसर सेम आएगा। तो अब मैं अगली डेफिनेशन की तरफ मूव करता हूँ कि ये जो ए जिसके मतलब मैं बता रहा हूँ कंजर्वेटिव फील्ड वो क्या है उसको देखते हैं। ले बेटा, नेक्स्ट आज के लेक्चर की जो सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है कंजर्वेटिव फील्ड वो क्या है? अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन ए और अ वेक्टर फील्ड ए इज़ कॉल्ड कंजर्वेटिव फील्ड। एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन ए को या वेक्टर फील्ड ए को हम कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं अगर उसका कर्ल यानी कि ए का कर्ल यानी डेल क्रॉस ए, डेल क्रॉस ए का मतलब ये होता है ना कर्ल ऑफ ए, अगर डेल क्रॉस ए 0 के बराबर आ जाए, ठीक है, तो आप उस ए को कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड कहते हैं। आपने वेक्टर एनालिसिस में इसका दूसरा नाम भी पढ़ा होगा कि जिस वेक्टर ए का कर्ल 0 के बराबर आ जाए उसे इर्रोटेशनल वेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। तो यानी दूसरे अल्फाज में आपका अगर वेक्टर ए जो है वो इर्रोटेशनल वेक्टर हो तो उसे हम कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब या दूसरा समटाइम आपको लाइन इंटीग्रल के हवाले से कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड की डेफिनेशन आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन ए को आप कंजर्वेटिव फील्ड कहेंगे इफ़ लाइन इंटीग्रल ऑफ ए अलोंग द कर्व सी दैट इज ए डॉट डी आर is independent from path of integration and depend only on end points of P and Q lies on the curve C। यानी जो बात आपको मैं यहाँ पर बता के आया हूँ कि अगर आपके पास एक लाइन इंटीग्रल में, अगर किसी लाइन इंटीग्रल में ये जो लाइन इंटीग्रल हैं तीनों, अगर ये लाइन इंटीग्रल पाथ ऑफ इंटीग्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करते, सिर्फ एंड पॉइंट्स P और Q जो हैं इनके ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। अगर सिर्फ एंड पॉइंट्स P और Q के ऊपर डिपेंड करते हैं, अब कैसे डिपेंड करते हैं P और Q के ऊपर? सिर्फ एंड पॉइंट्स P और Q के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है आप चाहे C1 से आ रहे हैं, चाहे C2 से आ रहे हैं, चाहे C3 से आ रहे हैं, आप P और Q को आपस में मिला रहे हैं बस, ठीक है। तो इसमें आपने जो पाथ इस्तेमाल किया है, जो रास्ता आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो मैटर नहीं कर रहा, आप सिर्फ P से Q तक पहुँच रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये जो P से Q तक आप पाथ इस्तेमाल कर रहे हैं ये सिर्फ P और Q के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है, पाथ ऑफ इंटीग्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, चाहे आप जिस मर्जी पाथ से आप आएँ। तो ऐसी सूरत में फिर ये जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन ए है, ठीक है, उसे आप क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड कहते हैं, ठीक है। दो तरीक़ों से आप कंजर्वेटिव फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं। एक ये है कि ए का कर्ल 0 होना चाहिए और दूसरा ये है कि उस वेक्टर जो पॉइंट फंक्शन ए है उसका लाइन इंटीग्रल जो है वो डज़ नॉट डिपेंड ऑन पाथ ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट मैं एक एग्जांपल आपके सामने शेयर करता हूँ जिसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जो एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन ए है उसका हम लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे। तो लाइन इंटीग्रल मैं 3 डिफरेंट पाथ से कैलकुलेट करूँगा, तो आप देखेंगे कि तीनों डिफरेंट पाथ से जो कैलकुलेट करने के बाद जो लाइन इंटीग्रल का आंसर है वो सेम आएगा, वो डिफरेंट नहीं आएगा, ठीक है। और उसकी वजह उसके पीछे सिर्फ यही होगी कि आप चेक करेंगे कि जो आपके पास वेक्टर पॉइंट फंक्शन ए दिया होगा वो कंजर्वेटिव फील्ड होगा, यानी उसका कर्ल हम जब निकालेंगे वो 0 के बराबर आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं अपनी अगली एग्जाम्पल की तरफ मूव करने लगा हूँ। ले बेटा, नेक्स्ट यहाँ पर एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। मेरे पास यहाँ पर एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन ए जो है वो गिवन है, ए की वैल्यू है 2x y का स्क्वायर i प्लस 2 टाइम x स्क्वायर y प्लस y टाइम j प्लस y j। आपने लाइन इंटीग्रल a डॉट डी आर कैलकुलेट करना है और फ्रॉम पॉइंट ओरिजिन से लेकर 2 4 तक, ये पॉइंट आपको दिया हुआ है, इनिशियल पॉइंट ओरिजिन है और फाइनल पॉइंट आपका 2 4 है। अलोंग दी फॉलोइंग पाथ सी,
अब यहाँ पर 3 पाथ आपको दिए गए हैं, मैं तीनों पाथ में बारी बारी इस लाइन इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा और आप देखेंगे कि तीनों मरतबा इसका आंसर सेम आएगा। पहले आपने ये स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू 2x के लॉन्ग मूव करना है, इस लाइन इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फिर आपने इस पैराबोला y इक्वल टू x स्क्वायर के लॉन्ग मूव करना है, फिर भी आपने लाइन इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और लास्टली पहले आपने लाइन सेगमेंट C1 ओरिजिन से लेकर 20 तक मूव करना है एंड देन दी लाइन सेगमेंट C2 फ्राम 20 से लेकर 24 तक मूव करना है। तो तीनों केसेस में जब लाइन इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट होगी आप देखेंगे तीनों सेम आएंगे। और उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो आपको वेक्टर पॉइंट फंक्शन ए गिवन है, ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन एक्चुअली कंजर्वेटिव फील्ड है, ठीक है। कंजर्वेटिव फील्ड में बता चुका हूँ कि आप इसका डेल क्रॉस ए निकालेंगे, कर्ल निकालेंगे तो वो 0 के इक्वल आएगा। तो ये मैंने यहाँ पर कैलकुलेट भी किया है। डेल क्रॉस ए आप जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये डिटर्मिनेंट आ जाएगा, ऊपर आई जे के आ जाएगा। पहला वेक्टर हमारे पास डेल है, तो डेल के जो कंपोनेंट हैं वो आप जानते हैं पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल ओवर पार्शियल जी आ जाएगा। नीचे इस वेक्टर में जो आई कंपोनेंट है वो है 2x वाई का स्क्वायर, वो यहाँ पर आ गया। और जे कंपोनेंट है ये सारा, इसको मैंने 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 2x स्क्वायर वाई प्लस वाई। और इसमें के कंपोनेंट नहीं है तो के कंपोनेंट यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1 से मैंने इसे एक्सपेंड कर दिया, तो जब रो 1 से एक्सपेंड करूँगा तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, बाकी ये सारी चीज़ आपके पास बचेगी। तो अब आप इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना जानते हैं, ये 0 हो जाएगा। और इधर जी के लिहाज से आपने डेरिवेटिव लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव जी के लिहाज से है तो इसमें जी मौजूद नहीं है, ये एक्स और वाई है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो ये पहली चीज़ 0 हो जाएगी। इसी तरह जब आप यहाँ पर सेकंड कंपोनेंट जे पर जाएंगे, सेकंड एलिमेंट पर माइनस जे, तो अब यहाँ पर आप जानते हैं कि पहली रो और दूसरा कॉलम छोड़ देंगे तो अब आपके पास ये पार्शियल 0 ओवर पार्शियल एक्स ये 0 आ जाएगा, माइनस फिर इस ये पार्शियल ओवर पार्शियल जी आपने इसके ऊपर अप्लाई करना तो वो भी 0 आ जाएगा। और लास्टली जब तीसरा एलिमेंट आप लेंगे प्लस के, तो अब आपने थर्ड कॉलम को और फर्स्ट रो को छोड़ना होता है। डिटर्मिनेंट आप जानते हैं कैलकुलेट करना, तो ये इसका एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव आ गया 4xy, ठीक है, माइनस और इसका y के लिहाज से डेरिवेटिव भी 4xy आ गया, दोनों कैंसिल हो गए, 0 आ गया। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर आपका जो ए है वो कंजर्वेटिव फील्ड है, लिहाजा यहाँ पर अब तीनों सूरतों में जो पाथ ऑफ इंटीग्रेशन आपके पास डिफरेंट हैं लेकिन लाइन इंटीग्रल की वैल्यू सेम आएगी। हम वो चेक करते हैं इस चीज़ का, मैं आपको यहाँ पर प्रूफ करके दिखाता हूँ। लेकिन जी सबसे पहले मैं मूव करने लगा हूँ अलोंग दिस स्ट्रेट लाइन, अलोंग दिस स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू 2x। तो यहाँ पर हेयर y जो है वो 2x के बराबर है, तो यहाँ से dy डिफरेंशियल जो है वो आ जाएगा 2 टाइम dx। ठीक होगी बात ये। अब इस लाइन इंटीग्रल में सबसे पहले हमें ये a डॉट डी आर, ये डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू चाहिए। आप जानते हैं कि r वेक्टर जो है वो होता है xi प्लस वाई जे प्लस जी के, लेकिन चूँकि ये आपके पास यहाँ पर तीसरा कंपोनेंट z मौजूद नहीं है, यानी एक्स वाई प्लेन के अंदर सारी बात हो रही है, तो z यहाँ पर लेने की ज़रूरत नहीं है, वो 0 है, ठीक है। तो यहाँ से जो डी आर आपके पास निकल आएगा, दिस इम्प्लाइज डी आर वैक्टर आ जाएगा डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। अब आपने ए डॉट डी आर निकालना है, ए डॉट डी आर, तो ए आपके पास है 2x वाई का स्क्वायर कोमा 2x का स्क्वायर वाई प्लस वाई डॉट, ये आपके पास डी आर है डी एक्स कोमा डी वाई। मैंने आई जे के वाली नोटेशन नहीं लिखी, मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया है। आप जानते हैं कि अगर एक वेक्टर इस तरह एक्स आई प्लस वाई जे जैसे ये लिखा हुआ है तो उसको आप इस तरह ब्रैकेट नोटेशन में ऐसे भी लिख लेते हैं, ठीक है। लें जी, अब आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे यहाँ पर, तो डॉट प्रोडक्ट आप जानते हैं कैसे लेते हैं। पहला कंपोनेंट पहले से मल्टीप्लाई आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x वाई का स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 2 टाइम एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई इंटू डी वाई। अब ये जो आपने ए डॉट डी आर कैलकुलेट किया है, इसमें इस वक्त 2 वेरिएबल मौजूद हैं एक्स एंड वाई। मैंने अभी तक जितने भी लेक्चर डिस्कस किए हैं उन तमाम लेक्चर्स में आपको एक ही बात बार बार बताई है कि आपका पहला टारगेट ये होना चाहिए कि जब भी आप लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करें तो आप पूरे के पूरे लाइन इंटीग्रल में ये जो अंदर वाली चीज़ है, ये इंटीग्रेंड जो है आपका, जो इंटीग्रेंड है
इस इंटीग्रेंड को एक वेरिएबल में बदलें। अब एक वेरिएबल में कैसे बदलेंगे, y हमारे पास 2x के बराबर है, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ पर 2x पुट कर दें, और जहाँ पर dy की ज़रूरत है उसको पुट कर दें। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2x इंटू वाई है हमारे पास 2x, तो 2x का स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 2 टाइम इन दोनों में से y कॉमन निकाल लें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 रह जाएगा, और y की वैल्यू कितनी है 2x है, वो 2x यहाँ पर पुट कर दी, y कॉमन निकालने के बाद y की वैल्यू 2x पुट कर दी, और आगे dy की वैल्यू है 2 इंटू डी एक्स। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी, ये आ जाएगा 4 टाइम x की, ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 2 ज़ा 8 आ गया, x का स्क्वायर इंटू x का क्यूब हो गया इंटू डी एक्स प्लस, ये देखें ये 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये आ जाएगा 8x, 8x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 8x का क्यूब प्लस 8x इंटू डी एक्स। ठीक है जी, यहाँ से 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8x आ गया, 8x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 8x क्यूब आ गया प्लस 8x। ठीक है, अब इन दोनों में से आप dx कॉमन निकाल लें और मज़ीद थोड़ी सी इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। जब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो देखने क्या आता है, यहाँ से आ गया 8x क्यूब और ये भी 8x क्यूब, कितना हो जाएगा 16x क्यूब, 16x की पावर 3 और प्लस 8x इंटू डी एक्स। लें जी, अब यहाँ पर ये आपने निकाल लिया a डॉट डी आर, और आप देख रहे हैं कि a डॉट डी आर कम्प्लीटली x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसमें y फिनिश हो गया। अब ये चूँकि पूरे का पूरा x में बदल गया है, तो अगली मरतबा हमें लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन की ज़रूरत होगी, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हमें चाहिए x की शक्ल में। ठीक है, तो अब आपने देखना है कि यहाँ पर x की वैल्यूज़ कैसे निकालनी है। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हेयर, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज़ x की मिनिमम वैल्यू यहाँ पर देखें 0 है और x की मैक्सिमम वैल्यू 2 है, तो x आपका 0 से 2 तक वेरी करेगा। तो आपके पास जो लाइन इंटीग्रल है ये वाला a डॉट डी आर अलॉन्ग दी कर्व सी आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 0 से लेकर x इज़ इक्वल टू 2, और a डॉट डी आर की वैल्यू निकली है 16x का क्यूब प्लस 8x इंटू डी एक्स। अब इसे आप कैलकुलेट कर लें, ये आपके पास आ जाएगा जी इस तरह बेटा, 16 इंटू एक्स की पावर 4 ओवर 4, 4 मैं इधर लिख लेता हूँ, और ये लिमिट आ गई 0 से 2 तक, ये आ जाएगा 8 ओवर 2 एक्स का स्क्वायर 0 से 2। अच्छा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 4 4 4 4 द 16, अपर लिमिट पर इसका आंसर आएगा 2 की पावर 4 16 आ जाएगा, ये 16 आ गया, और लोअर लिमिट पर 0 हो जाएगा। आगे यहाँ पर ये 2 8 द 4 रह जाएगा, ये 2 की पावर 2 कितना हो गया 4 आ गया। नहीं जी, 16 4 द 64, और 64 प्लस 16 कितना आ गया 80। तो ये आपने पहले केस में जब आप अलॉन्ग दी लाइन y इक्वल टू 2x मूव किए, ठीक है, तो आपने देखा आंसर कितना आ गया 80। इसको ग्राफिकली ज़रा देख लें, ये मेरे पास ओरिजिन, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अच्छा, अब इसमें एक पॉइंट ओरिजिन है, एक पॉइंट ओरिजिन के ऊपर है, ये जैसे मैं पहले बात बता रहा था आपको, इनिशियल पॉइंट आपका P है, और दूसरा पॉइंट है 2 4, तो 2 4 का मुराद है मतलब x इक्वल टू, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ चलें 1 2, और y की वैल्यू चाहिए 1 2 3 4, तो ये मेरे पास मिसाल के तौर पर पॉइंट आ जाता है 2 और 4, x 2 और 4। तो इन दोनों पॉइंट्स, इसका नाम मैं रख लेता हूँ Q, तो इन दोनों पॉइंट्स को P और Q को आपने जिस पाथ से मिलाया है उस पाथ का नाम है y इक्वल टू 2x। मतलब ये आपका पॉइंट P है, ओरिजिन के ऊपर है, इसको मिला दिया इससे, और इस पाथ का जो नाम है उसने रखा है वो लाइन y इक्वल टू 2x है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप ये चेक करें कि ये जो लाइन y इक्वल टू 2x है, ये जो पाथ है, ये पाथ ऐसे नहीं कि आर्बिट्रेरी, मतलब उसने रैंडमली उठा लिया अपनी तरफ से, ये पाथ ऐसा होना चाहिए कि इन दोनों पॉइंट्स को सेटिस्फाइड भी करना चाहिए। ठीक है, मतलब ये आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ, ठीक है, कि क्वेश्चन मिसाल के तौर पर आप कभी खुद बनाते हैं, कल आपके सामने मिसाल के तौर पर आप खुद टीचर बनते हैं, या आपने कभी लाइन इंटीग्रल का खुद क्वेश्चन बनाना है, तो इसमें यहाँ पर जो पॉइंट P और Q आप लेंगे, वो पॉइंट और ये जो पाथ है, ये पाथ में और इन पॉइंट्स में ये कनेक्शन होना चाहिए कि ये दोनों ये
पॉइंट इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो आप चेक करें, जब x 0 पुट करते हैं तो y 0 आता है, और जब आप x 2 पुट करते हैं तो y 4 आता है। तो खैर ये आपने ग्राफिकली देखा कि इन दो पॉइंट्स P और Q को अगर हमने इस पाथ के ज़रिए मिलाया, आप इस पाथ के लॉन्ग मूव किए, तो लाइन इंटीग्रल का आंसर कितना आ गया, 80 आ गया। अब नेक्स्ट बेटा यहाँ पर हम अगर पैराबोला के लॉन्ग y = x स्क्वायर के लॉन्ग मूव करते हैं तो फिर दोबारा देखते हैं कि अब आंसर कितना निकलता है। नेक्स्ट बेटा सेकंड पार्ट y = x स्क्वायर है। अब आपने इसके लॉन्ग मूव करना है, तो y की वैल्यू यहाँ पर x स्क्वायर गिवन है। यहाँ पर मैं ऑलरेडी ये A.dr निकाल चुका हूँ, यानी ये हमने निकाला हुआ है। यहाँ पर इसको मैं स्टार कह देता हूँ। अब यहाँ पर ये कैलकुलेशन मतलब एक ही पार्ट है, तो इसमें सारा हम कर चुके हैं पहले। तो अब यहाँ पर आपने, मैंने जैसे बताया कि आपने इसको एक वेरिएबल में बदलना है। तो ये y है, तो y की वैल्यू यहाँ पर x स्क्वायर के बराबर है, तो y की जगह x स्क्वायर पुट कर दें और यहाँ से पहले dy निकाल लें आप। तो यहाँ से देखें आपका जो dy बेटा जी निकलता है वो आ जाएगा 2x × dx। आई होप कि आपको डिफरेंशियल लेने आता है, ठीक है। तो डिफरेंशियल x स्क्वायर का 2x dx आ जाएगा। अब ये तमाम वैल्यूज जो स्टार में पुट कर दें, आप लिखेंगे पुट ऑल वैल्यूज इन स्टार, तो स्टार हमारे पास बराबर है A.dr इक्वल है, यहाँ पर लिखा है 2x × y का स्क्वायर, 2x × y का स्क्वायर। तो y हमारे पास वो है x स्क्वायर है, तो ये उसका मजीद स्क्वायर आ जाएगा। आगे क्या है, dx लिखा हुआ है, प्लस ये लिखा है 2 × x का स्क्वायर, आगे क्या है y। तो y की वैल्यू यहाँ से पहले y कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये आ गया x² + 1, और आगे लिखना है y जो कॉमन निकला बाहर, उस y की वैल्यू कितनी है, x² है, वो आ गई यहाँ पर। और नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है dy, तो dy की वैल्यू कितनी है, ये आ गई 2x × dx। क्लियर होगी बात कि नहीं। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ पर मैंने x² पुट कर दिया, और dy की जो वैल्यू है वो 2x × dx वो यहाँ पर पुट कर दी। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर x⁴, ये बन जाएगा 2 × x⁵ × dx प्लस, और इस तरफ हम देखते हैं ये बनेगा जी 2 × 2 4x⁵, बाहर बनेगी 4x⁵, और 4x⁵ को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 4x⁵ + 4x³ × dx। दोबारा एक मरतबा देख लेते हैं, 2 × 2 = 4x, 4x³ 4x⁵ और प्लस 4x³, ठीक है। अब इनमें से dx कॉमन निकाल लेते हैं, और जो सेम टर्म है उनको ऐड कर लेते हैं। एक ये है और एक ये है, दोनों मिलकर बन जाएंगी 6x⁵ × dx, 6x⁵, और dx बाहर निकाल लिया कॉमन, या चले अगर कॉमन नहीं भी निकालते तो ये बन गया बाकी आपके पास 4x³ × dx। नहीं जी, अब फिर दोबारा हमें यहाँ पर x की लिमिट्स, पूरा आपका लाइन इंटीग्रल चूँकि x में बदल गया है, और x की शक्ल में लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन चाहिए, और वो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन वही होंगी 0 से 2 तक, ठीक है। तो इस सूरत में आपका जो लाइन इंटीग्रल बनेगा अलोंग दी पैराबोला, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन x = 0 से लेकर x = 2 तक है, वो आ जाएगी जी 6x⁵ 4x³, ये dx। अब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, सिंपल सी इंटीग्रेशन है, 6/6 x⁵, और ये आ गया 0 से 2, ये आ गया 4/4 x⁴, और 0 से 2 आ गया, 6 से कैंसिल हो गया। अपर लिमिट पुट करेंगे 2⁵ 64 आ गई, और लोअर लिमिट आप जानते हैं यहाँ पर 0 है। 4 से कैंसिल हो गया, और ये x⁴ है, तो 2⁴ हो गया 16। अब दोबारा देख लें, फिर आंसर क्या आ गया, 80 आ गया। अब आपने दो मरतबा देखा कि दोनों मरतबा लाइन इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो 80 आ रही है, और उसके पीछे रीज़न एक ही है कि आपकी जो ए है वो कंजर्वेटिव फील्ड है। अब अगर इसको ग्राफिकली देखते हैं तो ग्राफिकली कुछ इस तरह नज़र आएगा। पैराबोला का ग्राफ तो हम वैसे जानते हैं, y = x² का ग्राफ ये बनता है सारा, ये कप शेप में ये ग्राफ है हमारा। लेकिन चूँकि आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 0 0 से स्टार्ट होता है, तो इधर वाला हिस्सा हमें नहीं चाहिए, ठीक है। और ये हमारे पास फर्ज करें x = 2 है, और यहाँ पर इस पॉइंट ये 2 और 4 है। तो इस मरतबा आप इस पाथ के लॉन्ग चले हैं, ये पाथ है, ये पाथ है आपका जिसके लॉन्ग आप मूव किए और इन दोनों पॉइंट्स तक पहुँचे, ठीक है। लेकिन आपने देखा कि आपका आंसर क्या है, वो सेम आया है। अगर यहाँ पर ए कंजर्वेटिव फील्ड ना हो तो फिर ये आंसर सेम नहीं आएंगे, सही है। अब लास्टली आप देखेंगे कि जब हम दो मरतबा यहाँ पर आप मूव करेंगे, पहले ओरिजिन से 2 0 तक और फिर 2 0 से 2 4 तक। इसको मैं ग्राफिकली समझाता हूँ, फिर हम इसको मैथमेटिकली करते हैं। मैं पहले इसे ज़रा मिटा लेता हूँ। लिमिटर नेक्स्ट एंड द लास्ट थर्ड पार्ट। अब आपने लाइन इंटीग्रल मूव कैलकुलेट करना है
along the line segment C1 from origin to 20 and the line segment C2 from 20 से 24। ग्राफिकली तरह इसको देख लें, आप 00 ओरिजिन से स्टार्ट हुए, ये आप इस तरफ आ गए यहाँ पर 20 तक, ये जो पाथ है ये इसका नाम C1 है, 0 से इस पॉइंट 20 तक। फिर 20 से उठे ऊपर की तरफ, ऊपर आए हैं, ये 24 तक आ गए, इसका नाम C2 है। ठीक है, तो पहले आपने यहाँ से डायरेक्टेड बिल्कुल इस तरह मिलाया इसको, इसके लॉन्ग चले थे, फिर आप पैराबोला के लॉन्ग चले थे। अब ऐसे है, पहले यहाँ C1 की तरफ गए, फिर ऊपर C2 की तरफ आ गए। ठीक है, तो अब आपने इस मरतबा लाइन इंटीग्रल को 2 मरतबा कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर दोनों आंसर को हम प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो फाइनल आंसर देखेंगे 80 आता है या नहीं आता। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले अलोंग C1, तो पहले हम यहाँ पर लाइन इंटीग्रल अलोंग C1 निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले वही मैंने बताया कि जैसे कि आपको सबसे पहले ये ज़रूरी चाहिए कि आपने पूरे इंटीग्रल में एक वेरिएबल में बदलना है। तो पहले y की वैल्यू यहाँ पर हमें चाहिए। हियर y क्या बनेगा यहाँ पर, देखें ये अलोंग C1 अगर आप मूव करते हैं तो अलोंग C1 ये आपके पास x एक्सिस की तरफ x एक्सिस है। ठीक है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, और हॉरिजॉन्टल लाइन पर y कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, या इस तरह देख लें, पहला पॉइंट ये ओरिजिन है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर ख़त्म हुए हैं, 00 से 20 है। तो 00 से 20 पर आप देखें कि सेकंड कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा, सेकंड कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा, तो वो y की वैल्यू है, तो y यहाँ पर 0 है, कांस्टेंट है। एंड x वेरीज, और x यहाँ पर वेरी कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम 0 से लेकर 2 तक। ठीक है, तो जो वेरी कर रहा है वो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन होगी, और जो y की वैल्यू है वो 0 आ गई है। दूसरे अल्फाज में यहाँ पर ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन आप समझ लें, मैंने पहले लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूँ, अगर ये इस तरह नहीं समझ आया आपको आसानी से, तो ये देखें ये हमारे पास ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट O है, इस पॉइंट का नाम अगर मैं फ़र्ज़ करें A रख लेता हूँ, तो मैं कहता हूँ आपने लाइन OA की इक्वेशन मालूम करनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन OA। तो इक्वेशन ऑफ लाइन OA कैसे मालूम करेंगे, आप फार्मूला लगाएंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू y2, यानी कि स्लोप निकालनी पड़ेगी m टाइम x माइनस x1। अब इस लाइन की स्लोप कितनी निकलेगी, स्लोप का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो y2 की वैल्यू यहाँ पर है 0, y1 की वैल्यू भी 0 है, x2 2 है और x1 0 है, तो फाइनल आंसर स्लोप का आ गया 0। अब उसके बाद ये तमाम वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दें, y1 की वैल्यू 0 थी, स्लोप हमारे पास 0 निकली है, x1 की वैल्यू भी 0 है, तो ये y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो लेकिन इतना लंबा काम करने की ज़रूरत क्या है, वो आप सिर्फ सीधा सीधा यहाँ पर देखें कि आप जब C1 के लॉन्ग मूव करते हैं तो C1 जो है बनी है वो दो पॉइंट्स को मिलाने से, तो उन दोनों पॉइंट्स में एक पॉइंट वेरी कर रहा है, दूसरा कांस्टेंट है। तो जो कांस्टेंट है वो y है, y की वैल्यू यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, तो y इक्वल टू 0 हो गया, x वेरी कर रहा है, वो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगी। अगली चीज़ यहाँ पर खैर मैंने मिटा दी, तो वो हमने a डॉट डी आर निकाला था, तो a डॉट डी आर क्या निकाला था, मैं ज़रा देख लूँ एक मरतबा। ले बेटा a डॉट डी आर हमने ये निकाला हुआ था 2x y का स्क्वायर dx और 2 टाइम x स्क्वायर y प्लस y dy। यहाँ पर y की वैल्यू आप पुट करते हैं 0, तो जब y यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये सारा फैक्टर भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर पुट करेंगे y तो ये भी सारा फैक्टर 0 हो जाएगा। तो a डॉट डी आर ऐसी सूरत में 0 के बराबर आ गया, लिहाजा इसका लाइन इंटीग्रल लॉन्ग C1 जो निकलेगा, लॉन्ग C1 x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2 तक 0 इंटू डी एक्स, तो ये आपके पास 0 आ जाएगा जी। ठीक होगी बात, ये डेफिनेट इंटीग्रल है, डेफिनेट इंटीग्रल में इसकी इंटीग्रेशन कांस्टेंट c नहीं करनी है आपने। ठीक है, यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन 0 ही रहेगी, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, अब हम चलते हैं अलोंग C2। अलोंग C2 मूव कर रहे हैं, तो C2 में आप देखें कौन सी चीज़ कांस्टेंट है, कौन सी चीज़ वेरी कर रही है। आप देखें यहाँ पर x कांस्टेंट है, x की वैल्यू यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, और y वेरी कर रहा है, तो इस मरतबा y जो है लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन y की शक्ल में आएंगी। फिर x जो है वो 2 है एंड y वेरीज फ्रॉम 2 से लेकर 4 तक, तो ये हमारी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएंगी। 2 से 4 तक नहीं है, सॉरी 0 से 4 तक है, y 0 से 4 तक है। क्लियर होगी बात ये। अच्छा, अब ये x इक्वल टू 2 को आप यहाँ पर पुट कर देते हैं, इसे मैं स्टार कह देता हूँ, पुट x इज इक्वल टू 2 इन स्टार, तो ये हमारे पास a डॉट डी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी। देखें जी, यहाँ पर जब x की वैल्यू 2 है तो dx कितना होगा,
कांस्टेंट का डिफरेंशियल हो गया 0, तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 हो गया, तो ये सारा पहला फैक्टर तो हो गया 0। अब यहाँ पर आ जाएं, ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स की जगह 2 पुट कर दिया, 2 का स्क्वायर हो गया 4y प्लस वाई इंटू डी वाई। बात समझे कि नहीं, x की जगह 2 पुट कर दें, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये सारा dx की वजह से ये सारा फैक्टर 0 हो गया। तो अब इस मरतबा हमारा जो a डॉट डी आर है वो इन टर्म ऑफ y लिखा जाएगा, और इंटीग्रेशन भी हमारी चूँकि y की शक्ल में है। अच्छा, ये फाइनल ये देखें कितना बनता है, 4y प्लस वाई कितना होगा 10y, 5y प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 10y इंटू डी वाई। अब इसकी आप इंटीग्रेशन कर देंगे, a डॉट डी आर लॉन्ग C2 10 बाहर आ जाएगा y इंटू डी वाई अलॉन्ग C2। y की जो लिमिट्स निकली हैं वो 0 से 4 तक हैं, y इक्वल टू 0 से लेकर y इक्वल टू 4 तक है। ये 10 आ गया, y की इंटीग्रेशन होगी y स्क्वायर बाई 2, ये 0 से 4 आ गया, ये 5 आ गया। 4 की पावर यहाँ पर आप अपर लिमिट पुट करेंगे, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो गया 16, और लोअर लिमिट पर आंसर 0 आ गया, ये आंसर 80 आ गया। तो आपने देखा इन तीनों केसेस में लाइन इंटीग्रल का जो आंसर है वो सेम आया है, ठीक है। और इसके पीछे रीज़न सिर्फ यही है कि ए आपकी कंजर्वेटिव फील्ड थी। तो आई होप कि बेटा आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। लेक्चर थोड़ा सा शायद लेंथी हो गया होगा, तो मैंने इसके मतलब आपको पहले भी टेक्निक बताई है कि जब वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाए तो अगर आप एक सीटिंग में सारी की सारी वीडियो नहीं देख सकते तो आप उसको कुछ डिफरेंट सीटिंग में थोड़ा थोड़ा करके देख लिया करें, बजाय ये कि आप वीडियो को स्किप कर देते हैं। दूसरा ये कि लाइन इंटीग्रल से रिलेटेड डिफरेंट जितने भी मुख्तलिफ मैक्सिमम किस्म के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, मैंने कोशिश की है उनको अपने इन 5 लेक्चर्स, अभी आज का 5वां लेक्चर हो गया ये, ठीक है, इनमें डिस्कस करने की। तो अगर ये आप लाइन इंटीग्रल के ऊपर जो मैंने 5 लेक्चर बनाए हैं इनको अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो आई होप इंशाल्लाह लाइन इंटीग्रल का आने वाला क्वेश्चन आप आसानी कर सकते हैं। अब लाइन इंटीग्रल नेक्स्ट लेक्चर में हम लाइन इंटीग्रल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट जो होगा हम सरफेस इंटीग्रल की तरफ मूव करेंगे। तो मेरी ये वीडियो बेटा अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे जी। अल्लाह हाफिज़।